हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है नेहा सुमित को क्यों छोड़ना चाहती थी। सुबह 10 बजे के करीब मैं नेहा से मिलने उसके घर पहुंची। उसने सुमित की जिंदगी से निकलने का फैसला क्यों किया है, मैं ये जानना चाहती थी। मेरे सवाल को सुनकर वो बहुत परेशान हो उठी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने बोलना शुरू किया। अनु दीदी, उसकी शराब पीने की आदत उसका स्वास्थ्य भी बर्बाद कर रही है और हमारे बीच भी ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे भरने में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो रुआंसी हो उठी। क्या वो बहुत पीने लगा है? मैंने चिंतित लहजे में पूछा। दीदी, सूरज डूबने के बाद उसके लिए शराब पीने से बचना संभव ही नहीं। घर में उसके मम्मी पापा दोनों पीते हैं। सुमित दोस्तों के यहाँ हो या क्लब में, शराब का ग्लास उसके हाथ में जरूर नजर आएगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए पीना पिलाना जरूरी है, वो इस उसूल को मानने वाला है। ये बात अलग है कि अब तक वो अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए से ज्यादा डुबो चुका है। तुम तो उसे दिल से प्यार करती थी। वो तो आज भी करती हूँ दीदी, पर अब उसका साथ निभाना नामुमकिन हो गया है। प्यार में बड़ी ताकत होती है नेहा, तुम्हें यूं हार नहीं माननी। दीदी, आप मुझ पर कोशिश ना करने का इल्जाम ना लगाओ प्लीज। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने सुमित के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, रोई, नाराज भी हुई, गुस्सा भी किया, पर उसने शराब छोड़ने के झूठे वादे ही किए, छोड़ी नहीं। मैंने उससे बोलना छोड़ा तो वो सुधरने के बजाय मारपीट और गाली गलौज पर उतर आया। एक नहीं कई बार उसने मुझ पर हाथ उठाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने उससे पूछा, वो शराब पीना छोड़ दे तो क्या तुम उसे अपनी जिंदगी में दोबारा लौटने दोगी? दीदी, मुझे झूठी आशा मत बंधाइए। तुम मेरे सवाल का तो जवाब दो। मैंने तो सुमित के साथ ही जिंदगी गुजारने का सपना देखा है दीदी, पर अब कभी शादी ना करने का विचार मुझे जचने लगा है। प्रेम पर से मेरा तो विश्वास उठ गया है। वो बहुत उदास हो उठी। तुम शाम को क्लब आओ नेहा, मैं अभी सुमित से मिलने जा रही हूँ। उससे क्या बात हुई तुम्हें शाम को बताऊंगी। उसका हाथ प्यार से दबाकर मैं उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद सुमित के घर में व्याप्त तनाव को मैंने अंदर कदम रखते ही महसूस किया। उसके पिता सुरेंद्र अंकल गुस्से से भरे थे। सीमा आंटी की सूजी आंखें साफ बता रही थी कि वो कुछ देर पहले खूब रोई हैं। सुमित से मैं करीब 3 महीने बाद मिल रही थी। उसका चेहरा मुझे सूजा सा नजर आया। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। वो सब मुझे घर का सदस्य मानते थे। चिंता के कारण अंकल और आंटी मुझसे ज्यादा देर छिपा नहीं पाए। सुमित को नाराजगी से घूरते हुए सुरेंद्र अंकल ने मुझे बताया, अनु, ये पहले ही लाखों रुपए का नुकसान करा चुका है। अब 20 लाख रुपए की और मांग है नवाबजादे की। ये किसी लायक होता तो मैं कहीं से इंतजाम जरूर करता, पर इसको फिर अपने दोस्तों की सलाह पर चलकर नुकसान उठाना है। मुझे अब 1 रुपया भी नहीं लगाना इसके बिजनेस में। बेकार की बातें करके अपना और मेरा दिमाग मत खराब करो डैड। आपकी रकम मैं साल भर में लौटा दूंगा। सुमित बड़ी कठिनाई से अपने गुस्से को काबू में रख पा रहा था। इस बार इसकी मदद कर दीजिए। अपनी पत्नी के इस सुझाव की प्रतिक्रिया में सुरेंद्र अंकल ने उन्हें बेहद गुस्से से देखा। महत्वपूर्ण फैसले शांत मन से करने चाहिए, क्रोध या टकराव की भावना के वश में होकर नहीं अंकल। सुमित की परेशानी आप हल नहीं करेंगे तो कौन हल करेगा? इनके झगड़े के बीच में खुद को बड़ा असहज व परेशान महसूस कर रही थी। इसकी मुसीबत की जड़ इसके वो दोस्त हैं अनु, जिन्हें शराब पीकर मौज मस्ती करने के अलावा कोई काम नहीं है, और वो लड़की नेहा जो इसे दुत्कारती रहती है और ये है कि उसके आगे पीछे घूमे जा रहा है। अरे क्या कमी है इसके लिए अच्छी लड़कियों की। मैं एक से एक, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी किसी भी एक से एक बढ़िया लड़की में। मेरा इस घर में दम घुटता है, कहकर सुमित झटके से उठा और बाहर चला गया। मैं उठकर उसके पीछे भागी। वो मुझसे भी बात करने के मूड में नहीं था। शाम को क्लब में मिलने का वादा करके वो अपनी फैक्ट्री चला गया। बाद में सुरेंद्र अंकल ने मुझसे सुमित की शिकायतें दिल भर के की। सीमा आंटी जब भी अपने बेटे का पक्ष लेती, दोनों के बीच फौरन झगड़ा शुरू हो जाता। लंच मैंने अंकल आंटी के साथ ही किया।
वो दोनों बियर पीते हुए खाना खा रहे थे। सोलन में तो बहुत ठंड पड़ती है, तुमने वहां भी अब तक ड्रिंक लेना नहीं शुरू किया है अनु? सीमा आंटी ने अपना बियर का ग्लास भरते हुए पूछा। नहीं आंटी, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुरेंद्र अंकल ने पहली बार वार्तालाप में हिस्सा लेते हुए हंसकर कहा, जिंदगी के हर मोड़ पर आजकल जबरदस्त कंपटीशन है। युवा वर्ग टेंशन का शिकार है और उसे दूर करने के लिए पीना उसकी जरूरत बन गया है। आज का युवा वर्ग कम पिएगा अगर हम ड्रिंक करने को सामाजिक स्वीकृति देना बंद कर दें। पीने को सामाजिक जीवन का स्वीकृत हिस्सा बनाकर हम ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे होने वाले नुकसानों को मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। मैंने जज्बाती अंदाज में अपने दिल की बात कही। उन दोनों ने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी सी कर दी। अपनी किसी गलती को सच्चे मन से स्वीकार करके बदलाव लाना क्या आसान काम है? शाम को सुमित की शराब पीने की लत ने जो रंग दिखाया, उसमें मैं गहरे दुख और अफसोस के साथ ही बयान कर रही हूँ। ऐन वक्त पर पापा के एक दोस्त उनसे मिलने आ गए। इस कारण हम उस शाम क्लब कुछ देर से पहुंचे थे। हॉल में प्रवेश करने से पहले ही सुमित की नशे में लड़खड़ाती, गुस्से से भरी आवाज हमारी कानों तक पहुंची। अंदर का दृश्य देखकर हमारा तो दिमाग घूम गया। सुमित को 4 लोगों ने पकड़ रखा था। उसके सामने नेहा अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी डरी सहमी नजर आ रही थी। अपनी और नेहा व उसके परिवार की इज्जत को ताक पर रखकर सुमित चिल्ला रहा था, आई लव यू नेहा, तुम मुझसे दूर होने की सोचना भी मत। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। उसने अपने को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत लगाई तो अपना संतुलन खोकर गिर पड़ा। भीड़ में उपस्थित कई लोग मुस्कुराने लगे। क्लब सेक्रेटरी ने नेहा के पापा से कहा, आप मेरे साथ आइए सर। क्लब में ऐसा गंदा बेहुदा व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। मैं सख्त कार्यवाही करूंगा। तुम मेरे पास रुको नेहा। सुमित ने खड़े होकर उन सब का रास्ता रोकने की कोशिश की। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ और जब इसके पिताजी आए तो उनसे कहना कि मुझसे मिलें। ऐसी हिदायत क्लब के सुरक्षा कर्मियों को देकर क्लब सेक्रेटरी उन तीनों को लाइब्रेरी में ले गया। चारों सुरक्षा कर्मी सुमित को जबरदस्ती बाहर ले चले। मुझे छोड़ो यू इडियट्स, मेरी भी यहाँ रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुमित ने झटका देकर खुद को उनकी पकड़ से आजाद किया और डगमगाते कदमों से मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। सुमित रुको। वो मेरी बगल से गुजरा तो मैंने उसका बाजू थामकर उसे रोकने का प्रयास किया। मुझे छोड़ो अनु। उसने तेज झटके से मेरा हाथ हटाया और गुस्से से भरी आवाज में बोला, ये मरेगी मेरे हाथों। मैंने पल भर को उसकी आंखों में झांका था। आंखों में मुझे जो वहशीपन नजर आया वो इस बात का सबूत था कि ये इंसान इस वक्त किसी के साथ भी मारपीट और कैसी भी बदतमीजी कर सकता है। इसने शराब नहीं छोड़ी तो नेहा को इससे कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। माँ की इस टिप्पणी से मैं पूरी तरह से सहमत थी। सुमित इस वक्त नशे और भावनात्मक उथल पुथल का शिकार है। मैंने अपने बड़े भैया अरुण से उसके साथ रहने की प्रार्थना की तो वो फौरन सुमित के पीछे पीछे बाहर चले गए। कुछ देर बाद सुरेंद्र अंकल और सीमा आंटी भी आ गए। उन्हें वहां हुए तमाशे की जानकारी फौरन मिल गई। दोनों लाइब्रेरी में क्लब सेक्रेटरी और नेहा व उसके माता पिता से मिलने चले गए। घंटे भर के अंदर सुरेंद्र अंकल मामले को ठंडा करने में सफल हो गए। नेहा अपने माता पिता के साथ घर चली गई। सुमित और अरुण भैया से फोन पर संपर्क ना स्थापित हो पाने के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी। करीब 11 बजे अरुण भैया का फोन आया। हमारी फिक्र मत करो, सब ठीक है। सुमित मेरे साथ है और 2-3 घंटों के बाद मैं उसे उसके घर छोड़ दूंगा। क्लब से हम सब लोग सुरेंद्र अंकल के यहाँ आ गए। सुमित और अरुण भैया को लेकर सभी बुरी बुरी आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे। वो दोनों रात करीब 3 बजे घर लौटे। सुमित की हालत देखकर हम सब तो भौचक्के रह गए। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। दाहिनी आंख सूजी हुई थी। चेहरे पर जख्मों व खरोचों के निशान थे। अरुण भैया का हाल इतना बुरा नहीं था, पर दोनों की हालत देखकर ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं था कि उनका कहीं जबरदस्त झगड़ा हुआ है। सुमित बहुत परेशान नजर आ रहा था। किसी से बिना बोले वो अपने कमरे में चला गया। अरुण भैया ने संक्षेप में हमें बताया कि नशे की हालत में ड्राइव कर रहे सुमित ने
कार को एक तिपहिया स्कूटर से टकरा दिया था। गलती स्कूटर चालक की ही थी, पर सुमित को नशे में देखकर सबने उसे ही कसूरवार मान लिया था। स्थिति इस कारण ज्यादा बिगड़ी क्योंकि सुमित पहले ही जबरदस्त गुस्से का शिकार बना हुआ था। मैंने उसे बहुत नियंत्रण में रखना चाहा, पर वो उस चालक से उलझता ही चला गया। पहले हाथ सुमित ने ही छोड़ा और फिर उसे कई लोगों ने थप्पड़ घूंसे सहने पड़े। नशे में धुत कोई अमीर ज्यादा आम इंसान से दुर्व्यवहार करे, ये बात जनता को उत्तेजित कर गई और सुमित दुर्घटना का कसूरवार ना होते हुए भी बुरी तरह पिट गया। पुलिस की जिप्सी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस दोनों को थाने ले आई। वहां स्कूटर चालक व सुमित दोनों को ही लॉकअप में बंद कर दिया। थाने में 5 घंटे बिताने के बाद हम अब घर लौट पाए हैं। तुमने मुझे फौरन फोन क्यों नहीं किया? सारी बात सुनकर सुरेंद्र अंकल ने गुस्से से कांपती आवाज में भैया से प्रश्न किया। सुमित ने ऐसा करने से मना किया था, अरुण भैया ने रूखे से स्वर में जवाब दिया। सुमित के माता पिता उसके कमरे की तरफ चले गए। कुछ देर बाद सीमा आंटी और सुरेंद्र अंकल हमारे पास और भी ज्यादा दुखी हालत में लौटे। उन दोनों से सुमित ने बात करने से इनकार करके अपने कमरे का दरवाजा खोलने से मना कर दिया था। अरुण भैया घर लौटना चाहते थे, पर मैंने सुमित से मिलकर जाने की जिद पकड़ ली। वो दरवाजा नहीं खोलेगा। सीमा आंटी की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर मैं सुमित से मिलने चल पड़ी। सुमित और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं। हम दोनों के बीच दिल का गहरा रिश्ता है। मैंने सिर्फ एक बार उससे कहा और उसने दरवाजा खोल दिया। सुमित सिर झुकाए खामोश पलंग पर बैठ गया। मेरी समझ में बात शुरू करने का कोई तरीका नहीं आया तो मैं उसका हाथ पकड़कर खामोश उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने और फिर कपकपाती आवाज में शब्द बाहर आने लगे। अनु, मैं उस स्कूटर वाले के साथ हवालात में बंद था। उसकी आवाज में पीड़ा के गहरे भाव साफ झलक रहे थे। वो बीड़ी का धुआं बार बार मेरे मुंह पर फेंक रहा था, मुझे हिंसक नजरों से घूर रहा था। मैं कुछ कहता तो बात बढ़ती, मारपीट होती, उसका कुछ नहीं जाता और मैं अपनी नजरों में और गिर जाता। कल रात मुझे क्लब के सुरक्षा कर्मियों ने भी धक्के दिए, सिपाहियों ने धक्के दिए, गाली गलौज की, जिनकी कोई औकात नहीं। उन छोटे लोगों ने मुझे बुरी तरह बेइज्जत किया। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं अनु? क्यों नहीं कोई मेरा अपना मुझे बेइज्जत होने से बचाने आया। मम्मी पापा कहाँ थे? तुम कहाँ थी? वो सब जो लोग मुझसे दोस्ताना अंदाज में हंसते बोलते हैं, उन्होंने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तुमने अरुण भैया को हमें फोन करने से क्यों रोका था सुमित? हमें सूचना मिल जाती तो तुम्हारे बंद होने की नौबत ही नहीं आती। मेरा स्वर भी रुआंसा हो उठा था। अरुण भैया झूठ बोल रहे हैं। मैंने बार बार उन्हें बुलाया, पर वो मुझसे मिलने से कतराते रहे। मैं बहुत गुस्सा हूं उनसे। अब ना गुस्सा हो और ना ही दुखी। आज की रात को एक खराब सपने की तरह भूल जाओ सुमित, मैंने कोमल स्वर में उसे समझाया। इस रात को मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। अनु, इतनी बेइज्जती, मेरा तो आत्महत्या करने का मन कर रहा है। कैसे मिलाऊंगा मैं लोगों से नजरें? उसने पीड़ित स्वर में कहा। बेकार की बात मुंह से ना निकालो सुमित। मैं गुस्सा हो उठी। तुमने शराब ना पी रखी होती तो जो हुआ है वो कभी नहीं घटता। जिसे अपनों का प्यार नहीं मिलता, शराब ही तो उसे जीने का सहारा देती है अनु। वाह, क्या डायलॉग बोला है, मैं व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। गालियां देने व मारपीट करने के बाद नेहा से प्यार पाने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? क्या नेहा, क्या पापा, क्या मम्मी, मैं किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं हूं अनु। इन सब के गलत व्यवहार ने ही मुझे ज्यादा पीने की आदत डलवाई है। वो गुस्सा हो उठा। और पीने का नतीजा आज रात तुमने देख लिया है। अब तो शराब पीने से तौबा कर लो सुमित। उसने कोई जवाब ना देकर खामोशी अख्तियार कर ली। तो मैंने भावुक लहजे में कहा, यह शराब तुम्हारे हर रिश्ते में जहर घोलकर हंसी खुशी और प्रेम को नष्ट कर रही है सुमित। तुम्हें पीना छोड़ना ही होगा। इस वक्त शराब और अपने लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है मेरे मन में अनु। लेकिन पीना छोड़ना आसान नहीं। पहले भी मैंने कई बार कोशिश की है, पर मेरे दोस्त जोर डालकर मुझे कमजोर बना देते हैं। शराब छोड़ने का मेरा वादा झूठा ही साबित होगा। मैं फिर हार जाऊंगा अनु। वो और ज्यादा निराश नजर आने लगा। इस बार नहीं हारने दूंगी मैं तुम्हें। मैंने भी मजबूत स्वर में उसका धैर्य बंधाया। तुम आज शाम को ही मेरे साथ सोलन चलो।
अपने दोस्तों से दूर वहां के स्वस्थ शांत वातावरण में कुछ दिन गुजारने के बाद तुम अपने भीतर नया जोश, नया उत्साह, नई इच्छा शक्ति पैदा कर सकोगे। तुम एक ऐसा भिन्न इंसान बनकर लौटोगे जिसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शराब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसे शराब का नशा जीने के नशे के सामने बेहद फीका लगने लगेगा। बस अब तुम मेरे साथ चलने से इनकार मत करना, प्लीज। कुछ पल मेरे चेहरे पर नजरें जमाए रखने के बाद उसने कोमल अंदाज में मेरी आंखों से बह आए आंसुओं को पोंछा और फिर मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोला, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी बहन, मैं चलूंगा तेरे साथ। इसके लिए मैं अपने पति को फोन कर देती हूँ, वो खुश होंगे तुम्हें मेरे साथ आया देखकर। सुमित, थैंक यू वेरी मच। अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। मारे खुशी के मैं उसकी छाती से लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे के बाद जब हम अपने घर लौट रहे थे, तब अरुण भैया ने मेरे मन में कुलबुलाहट मचा रहे मेरे सवाल का जवाब मुझे दिया। हाँ अनु, मैंने जानबूझकर सुमित के लॉकअप में बंद होने की सूचना नहीं दी थी। भैया गंभीर लहजे में बोले, थाने में मुझे मेरे साथ पढ़ा इंस्पेक्टर नरेश मिला। नशे का शिकार सुमित उसके साथ भी बदतमीजी से पेश आया था। उसे सही नसीहत देने के लिए कुछ घंटों के लिए सुमित को लॉकअप में उस बदतमीज दबंग स्कूटर चालक के साथ बंद कर दिया जाए। ये आइडिया मेरे दोस्त इंस्पेक्टर का ही था। मैं चाहता तो वो सुमित को जल्दी जाने देता, लेकिन उसकी बात मेरी समझ में आई। सुमित लॉकअप में गुजारे ये चंद घंटे कभी नहीं भुला सकेगा। मैंने कुछ देर खामोशी के साथ उनके कहे पर सोच विचार किया तो ये बात समझ में आई कि उनकी तरकीब कठोर तो थी, पर अपना प्रभाव सुमित के दिलो दिमाग पर छोड़ने में सफल रही। कुछ घंटों के आराम के बाद मैं अपना सामान बांधने में जुट गई। नेहा के अलावा मैंने सुमित के कुछ अन्य करीबी दोस्तों को भी फोन पर उसके मेरे साथ सोलन जाने की सूचना दे दी थी। इन सभी की दिली इच्छा थी कि सुमित किसी भी तरह शराब के नशे से मुक्त हो जाए। हमें रात की बस ही पकड़नी थी। बस अड्डे तक जाने के लिए टैक्सी का इंतजाम अरुण भैया ने कर दिया। सुमित उसी टैक्सी में अपने माता पिता के साथ बैठकर हमारे घर 7 बजे के करीब आ गया। हमारे ड्राइंग रूम में कदम रखते ही वो चौंक पड़ा। उसे विदा करने के लिए उसके 2 अच्छे दोस्त, उसके चाचा का पूरा परिवार और हमारी एक पुरानी स्कूल टीचर अलका मैडम उपस्थित थी, जिनका सुमित कभी सबसे प्यारा शिष्य हुआ करता था। सभी ने सुमित को प्यार से गले लगाया और आशीर्वाद देने के साथ साथ हौसला बढ़ाने वाले शब्द भी कहे। बड़ों का स्नेह व छोटों से मान सम्मान पाने के लिए खुद को बदल डालो सुमित। अलका मैडम ने जब सुमित का माथा चूमा तब उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। तुम अपना ख्याल रखना सुमित। मैं कोशिश करूंगा कि शराब से हमारे परिवार के हर सदस्य का नाता टूट जाए। खुद शराब ना पीने वाले सुमित के चाचा जी का इशारा अपने बड़े भैया भाभी की तरफ था। मेरे बेटे, मैं समझ गया हूँ कि नुकसानदायक चीज कम मात्रा में भी नुकसान पहुंचाती है। हम कम मात्रा को छोड़ दें तो कोई भी सीमा तोड़कर ज्यादा मात्रा का शिकार कैसे बनेगा। तुम जल्दी से स्वस्थ होकर आओ। मेरा वादा है कि तुम्हें अपने घर में हम दोनों के हाथों में कभी शराब नजर नहीं आएगी। अपने बीमार नजर आते युवा बेटे को गले लगाते हुए सुरेंद्र अंकल और सीमा आंटी दोनों आंसू बहा रहे थे। हमारे होते हुए तू यहाँ की फिक्र न करना यार। हम अंकल के साथ तेरे बिजनेस की देखभाल करेंगे। बस तू जल्दी से हंसता मुस्कुराता लौटा यारों के बीच। अपने दोस्तों की हौसला बढ़ाने वाली बातें सुनकर सुमित पहली बार हौले से मुस्कुरा पड़ा था। टैक्सी वाले ने हॉर्न बजाकर सबका ध्यान आकर्षित न किया होता तो ये विदाई की घड़ियां बड़ी लंबी खिंचती। जल्दी से सामान रखवाने के बाद हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। शुभकामनाओं के साथ सबने हाथ हिलाकर हमें विदा किया। इस वक्त वहां ऐसा कोई नहीं था जिसकी पलकें नम ना हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुमित ने भरे गले से कहा, मैं इन सब लोगों को अब और दुखी नहीं करूंगा, इन्हें निराश नहीं करूंगा, अपने आप को बदल डालूंगा मैं। अनु। गुड। मैं भी मुस्कुराई। तुम्हारा जोश बढ़ाने के लिए एक और चीज है मेरे पास, ये लो। और मैंने एक कार्ड उसे पकड़ाया जो नेहा मुझे 2 घंटे पहले आकर दे गई थी। जल्दी स्वस्थ होने के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी लौटना।
कार्ड में नेहा द्वारा लिखे गए इन शब्दों को पढ़कर सुमित का चेहरा खिल उठा। मैंने सुमित का हाथ प्यार से पकड़ा और मुस्कुराती हुई बोली, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें किसी भी तरह के नशे की जरूरत नहीं होती है सुमित। जीवन को कर्म के स्तर पर गहराई से जीने का अपना मजा है, अपना नशा है मेरे दोस्त। मुझे उस असली नशे के काबिल तुम ही बनाना। सोलन में बंदा तुम्हारा ही हुक्म बजाएगा मैडम अन्नू। उसके इस जवाब पर हम दोनों का सम्मिलित ठहाका टैक्सी में गूंजा और सुमित के भावी बदलाव को लेकर मेरा मन आशा और विश्वास से भर उठा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।